हेलो एवरीवन। तो हम लोग हमारे लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक्सेलरेटर्स के बारे में। तो एक्सेलरेटर जो है उसको हम लोगों ने ये डिफ़ाइन किया था, या हम लोग उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, दोज आर द इंस्ट्रूमेंट्स जो कि पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के काम में यूज़ आते हैं, और उनकी एनर्जी जो है बहुत हाई एनर्जी या बहुत हाई वेलोसिटी हो जाती है, ताकि वो बहुत सारे वेरियस न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ किए जा सके। तो दोज आर द इंस्ट्रूमेंट्स used to accelerate the particles to a very high energy or velocity that can be used to perform various nuclear experiments। अब इसमें ये होता है कि कोई भी इनकमिंग पार्टिकल है, वो इनकमिंग पार्टिकल किसी एक पर्टिकुलर टारगेट को हिट करता है, या फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस को हिट करता है। जब वो उस न्यूक्लियस को हिट करता है और उसके साथ इंटरैक्ट करता है, तो हम लोग क्या है उसके कंसिक्वेंसेस देख सकते हैं। कंसिक्वेंसेस में क्या होगा कि क्या क्या चीज़ हम लोग स्टडी कर सकते हैं। हम लोग फॉर एग्जांपल अगर वो पार्टिकल न्यूक्लियस को हिट करता है, तो हम लोग न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर सकते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस को इंड्यूस कर सकते हैं, या उस न्यूक्लियस को ब्रेक कर सकते हैं डिफरेंट पार्टिकल्स में, और फंडामेंटल पार्टिकल्स जो हैं उनकी स्टडी कर सकते हैं। बट ये सारी की सारी चीज़ें कब पॉसिबल होंगी? ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल है जब वो पार्टिकल है, कोई भी इनकमिंग पार्टिकल है, वो न्यूक्लियस को अंदर हीट करेगा या उसके साथ इंटरैक्ट करेगा। क्यों ऐसा पॉसिबिलिटी का रीज़न क्यों बोल रहा हूँ? वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि न्यूक्लियर के आजू बाजू कूलम फोर्स रहता है, जो कि किसी भी पार्टिकल को उस बैरियर या कूलम फील्ड के अंदर नहीं आने देता है। अब अप्रॉक्सीमेटली अगर बात की जाए, वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उस फील्ड को ब्रेक करने के लिए या उस फील्ड के कूलम फोर्स के अंदर जाने के लिए पार्टिकल शुड हैव लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो उस बैरियर को कोई भी इनकमिंग पार्टिकल तोड़ेगा कैसे? तो अगर नॉर्मल केस में हम लोग देखें कि कोई भी पार्टिकल है, फॉर एग्जांपल अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और प्रोटॉन्स, जो कि रिलीज होते हैं या प्रोड्यूस होते हैं इन स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ एनी रिएक्शन, तो उनके पास क्या सफिशिएंट एनर्जी नहीं होती कि इस कोलम्बिक बैरियर को तोड़ सके और न्यूक्लियर के अंदर जाके उसके साथ इंटरैक्ट कर सके। तो ये सारी चीज़ें परफॉर्म करने के लिए हमको स्पेशल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट या स्पेशल हेल्प की ज़रूरत होती है। तो हमको क्या है, इन पार्टिकल को पार्टिकल एक्सेलरेटर की हेल्प से एक्सेलरेट करना पड़ता है, उनकी एनर्जी इंक्रीज करनी पड़ती है, वेलोसिटी इंक्रीज करनी पड़ती है, ताकि हम लोग ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकें एंड स्टडी कर सकें न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ को, रिएक्शंस इंड्यूस कर सकें या पार्टिकल्स को ब्रेक कर सकें। तो ऐसे टाइप के एक्सेलरेटर्स जो कि एक्सेलरेट करते हैं पार्टिकल्स को टू अ वेरी हाई एनर्जी विच आर डिज़ायरेबल, दैट आर नोन एज पार्टिकल एक्सेलरेटर। अब हमको पता है कि, और हमने लास्ट लेक्चर में ये भी देखा था, देर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सेलरेटर्स। आउट ऑफ दोज एक्सेलरेटर द फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सेलरेटर। तो आज हम लोग जो बात करेंगे, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सेलरेटर की बात करेंगे। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब देखें तो स्टैटिक चार्ज, स्टेशनरी चार्ज। अब इसमें क्या हुआ कि ऐसे टाइप के एक्सेलरेटर जो कि पार्टिकल्स को, जिसको हम लोगों ने एक्सेलरेट करना है, उसको एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, ताकि वो पार्टिकल जो है एक्सटर्नल फील्ड की हेल्प से एक्सेलरेट होके आगे की तरफ जा सकें या उसकी एनर्जी हम लोग इंक्रीज कर सकें। अब फॉर एग्जांपल आप मान लो हमारे पास क्या है कि हमारे पास इस तरह का या हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है। ये चार्ज पार्टिकल का चार्ज है प्लस क्यू। अब इस प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल को हम लोगों ने एक पोटेंशियल के बीच में रख दिया। अगर मान लो ये पोटेंशियल में ये इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिवली चार्ज है, और जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रोड जो है वो
नेगेटिवली चार्ज है। अब ये जो पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज की वजह से क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा इस डायरेक्शन में। अब ये जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज को ये वाला पॉजिटिव चार्ज क्या है, रिपेल करेगा और ये इस डायरेक्शन में मूव होगा। तो दैट मीन्स पार्टिकल विल बी एक्सेलरेटेड टूवर्ड्स राइट हैंड साइड में। तो इस तरह से या इस मैकेनिज्म की हेल्प से हम लोग कोई भी पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर सीधा सीधा क्या देखा जा रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस दैट मीन्स देयर इज अ वर्क डन इन मूविंग अ पार्टिकल अंडर दिस पोटेंशियल फील्ड। तो हम बोल सकते हैं जो हमारा वर्क डन है दैट इज इक्वल्स टू Q इंटू V। Q इज द चार्ज, ये हमारा चार्ज जो है वो, एंड V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स। हम इसको NV के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वेयर Q इज इक्वल्स टू NE। ये जो है ऊपर वाला वो जूल के फॉर्म में आ गया और नीचे वाला ये जो आ गया वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि ये जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी या जो एनर्जी इम्पार्ट की हम लोगों ने पार्टिकल को जो कि एक्सेलरेट कर रहे हैं, उसकी जो टोटल एनर्जी है E, वो एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, V के। दैट इज इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पर हमारा, वो पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर मान लो पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा हाई हो उतनी ज़्यादा एनर्जी इम्पार्ट कर सकते हैं हम किसी भी पार्टिकल को और उसको एक्सेलरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये जो मैकेनिज्म बोला ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सेलरेटर का मैकेनिज्म हो गया। अब मैं ये बोलूँगा कि पार्टिकल जो है नेचुरल डिके प्रोसेसेस में जो इमिट होते हैं उनके पास इतनी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं होती है, फॉर एग्जांपल मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ताकि वो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकें और न्यूक्लियर का कोलम्बिक फोर्स ब्रेक करके उसके साथ इंटरेक्ट कर सकें। अब उसको मिलियंस ऑफ वोल्ट एनर्जी ट्रांसफ़र करने के लिए या उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई बढ़ाने के लिए, या मान लो हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, इनकी एनर्जी इंक्रीज़ करने के लिए हमको ये जो पोटेंशियल डिफरेंस V जो था, जो हमने देखा E इज इक्वल्स टू एन, V जो है V के प्रोपोर्शनल है, तो V मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक लेके जाना पड़ेगा। तो उसको इतना ले जाने के लिए हमारे पास कोई भी बैटरी या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि हम इतना लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकें। तो अब पार्टिकल को एक्सेलरेट करना है, स्टडी करनी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो क्रिएट करना पड़ेगा। तो साइंटिस्ट ने एक अलग टाइप का अरेंजमेंट या मैकेनिज्म किया या एक्सेलरेटर तैयार किया जो कि मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। तो ये टोटली डिफरेंट काइंड का मैकेनिज्म आया। वो जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म जो है दैट इज द वैन डी ग्राफ जनरेटर। तो अब वैन डी ग्राफ जनरेटर के बारे में बात करें तो वैन डी ग्राफ जनरेटर जो है वो किस काम में आया, ऑलरेडी बताया कि हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्रॉक्सीमेटली मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के जनरेट करने में काम आता है। ये क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल को हाई स्पीड में क्या बोलते हैं एक्सेलरेट करता है, और जनरेटर जो है वो यूज़फुल हो जाता है फंडामेंटल फिजिकल रिसर्च में। अब ये जो वैन डी ग्राफ जनरेटर है वो ने इन द ईयर 1929 में इन्वेंट किया था अमेरिकन फिजिसिस्ट रॉबर्ट जे वैन डी ग्राफ ने एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, और उनके कलीग थे निकोलस ब्रूक, उनकी हेल्प से इन्होंने ये इन्वेंट किया था। अब आगे बढ़ते हैं, प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं कि ये जो वैन डी ग्राफ जनरेटर है उसका प्रिंसिपल क्या है। अब उसके लिए हम लोग अज्यूम करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है कि एक चार्ज है, ठीक है, और वो चार्ज है या हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है, एक स्फेरिकल कंडक्टर है, उसके ऊपर चार्ज जो है, ये स्फेरिकल कंडक्टर है, उसके ऊपर चार्ज जो है वो
प्लस चार्ज है, इस स्फेरिकल कंडक्टर के ऊपर पूरा का पूरा प्लस चार्ज है। ठीक है, अब अगर हम लोग इस स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको कांटेक्ट में लेके आते हैं एक दूसरे हॉलो सिलेंडर के साथ में, और ये जो हॉलो सिलेंडर है वो इन कांटेक्ट है इंटरनल स्फीयर के साथ। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास एक स्फीयर है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बाहर हमारे पास एक और हॉलो सिलेंडर आया, इस हॉलो सिलेंडर को इंटरनल स्फीयर के साथ कनेक्ट कर दिया। अब जब मैं बाहर के हॉलो सिलेंडर को इंटरनल स्फीयर के साथ कनेक्ट करूँगा तो इंटरनल स्फीयर के जो चार्जेस हैं वो बाहर के स्फीयर में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है, ये बेसिक प्रिंसिपल है इसका। अब ये जो बेसिक प्रिंसिपल है जिसमें मैंने बोला कि ये जो चार्जेस है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे इनर से आउटर में, कैसे? वो इसलिए, और आउटर सरफेस पर ही ट्रांसफ़र होंगे, इनर सरफेस में जो बाहर का हॉलो सिलेंडर है उसके आउटर सरफेस में ही हो रहे हैं। अंदर क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हमको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये बोला जाता है कि जो इलेक्ट्रिक शील्ड है किसी भी कंडक्टर के अंदर वो ज़ीरो होती है। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टर के अंदर नहीं होता है, बाहर होता है। अगर मान लो फ्री चार्जेस हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा उसके आउटर सरफेस में, कंडक्टर के आउटर सरफेस में। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ऐड कर सकते हैं आउटर सरफेस पे चार्जेस किसी भी स्फीयर या सिलेंडर के, और जो पोटेंशियल है धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही जो आउटर सिलेंडर है, इस आउटर सिलेंडर के ऊपर चार्ज धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते जाओ तो उस वजह से ये जो है ये बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल पे आ जाएगा और हम बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द वेन डी ग्राफ जनरेटर। इसमें एक और चीज़ आती है कि इसमें कोरोना डिस्चार्ज भी यूज़ होता है। कोरोना डिस्चार्ज दैट मीन्स कि हम लोग जो है शार्प पॉइंट्स की हेल्प लेते हैं। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो है वो कहाँ होता है, एयर या गैसेस में रेडिली एट पॉइंटेड कॉन्टैक्ट्स। ये हम कंस्ट्रक्शन में देखेंगे किस तरह से डिस्चार्जिंग या किस तरह से चार्ज ट्रांसफ़र होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन की। अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन में जैसे कि हम लोग फिगर देख सकते हैं, फिगर में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो वेन डी ग्राफ जनरेटर में हमारे पास एक मेटेलिक डोम है या हॉलो सिलेंडर है जो कि पॉजिटिवली चार्जेस को कलेक्ट करता है, ये आ गया। फिर उसके बाद जैसे कि अभी मैंने बात की कि वहाँ पर पॉइंटेड एजेस होते हैं, तो यहाँ पर कॉम्ब शेप नीडल्स होती हैं। ये कॉम्ब शेप नीडल्स क्या करती हैं, ये जो पॉजिटिवली चार्ज है उनको इस पाथ के थ्रू पूरे के पूरे सरफेस हॉलो सिलेंडर या स्फीयर के आउटर सरफेस पे ट्रांसफ़र करता है। अब ऊपर वाला जो हॉलो सिलेंडर है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे रहता है और ये नीचे वाला जो है उसको या तो अर्थ कर दिया या नेगेटिव सिलेंडर पे रहता है। यहाँ पर दो पुलीज रहती हैं, द फर्स्ट पुली इज़ दिस एंड द सेकंड पुली इज़ दिस। ये दोनों पुली क्या करती है, ये जो कन्वेयर बेल्ट लगी हुई है यहाँ पर, कन्वेयर बेल्ट, ये कन्वेयर बेल्ट जनरली पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करवाती है और इस कन्वेयर बेल्ट को मूव करने के लिए ये और ये दो पुलिस का यूज़ होता है। ठीक है, फिर आगे चलें, यहाँ पर एक ट्यूब रहती है, एक पैसेज रहता है, सिलेंड्रिकल पैसेज रहता है। इस पैसेज में क्या होता है कि यहाँ पर एक आयन सोर्स रहता है, यहाँ से आयन इजेक्ट होता है और इजेक्ट होके एक्सेलरेट होके यहाँ से बाहर की तरफ निकल जाता है और अपने टारगेट को हिट करता है। ठीक है, तो और ये जो बेल्ट है इस बेल्ट के ऊपर
आउटर सरफेस पे ही पॉजिटिवली चार्ज एक्यूमुलेट होते हैं, इनर सरफेस पे नहीं होते हैं। दिस इज द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ द वेन डी ग्राफ्ट जनरेटर। अब वेन डी ग्राफ्ट जनरेटर में कंस्ट्रक्शन के बाद मैं वर्किंग की बात करता हूँ। अब अगर हम लोग वर्किंग की बात करें तो वर्किंग में सबसे पहले क्या है कि हमको पता है कि ये जो नीचे है ये ग्राउंड में रखा है और ये ऊपर वाला जो है वो पॉजिटिव में। तो यहाँ पर क्या है कि अगर मैंने ये जो कॉम्ब है, नीडल शेप कॉम्ब, उसको पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया, जब इसको पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया तो ये जो बेल्ट का जो इनर सरफेस है वहाँ पर नेगेटिव चार्ज और बेल्ट के ऊपर धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होने चलेगा, एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। इस एक्यूमुलेशन की वजह से पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज जो है वो ऊपर की तरफ फ्लो करेगा, क्योंकि बेल्ट भी ऊपर की तरफ जा रही है। जैसे जैसे बेल्ट ऊपर जाएगी तो ये बेल्ट कांटेक्ट में आएगी दूसरी कॉम्ब ऑफ नीडल्स के ऊपर। अब यहाँ पर ये कॉम्ब ऑफ नीडल्स ही हम लोग यूज क्यों करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये बोला गया है कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है किसी भी पॉइंटी सरफेस में वो ज़्यादा होती है विद रिस्पेक्ट टू लेस पॉइंटी सरफेस। फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैं ये नीचे वाला सरफेस उठाता हूँ तो नीचे वाले सरफेस में मेरे पास यहाँ से यहाँ तक बस इतना ही सरफेस है जो कि किसी दूसरे के सरफेस के साथ कांटेक्ट में रह सकता है। अगर मैं सेम सरफेस लोअर सरफेस को इस तरह से पॉइंटी एज बना देता हूँ तो मेरे पास यहाँ से यहाँ तक चार्ज, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इतनी सारी जगह मिल जाएगी चार्जेस को कलेक्ट करने के लिए। तो इसी वजह से जो है हम लोग पॉइंटी सरफेस यूज़ करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज ट्रांसफ़र हो इस एज से इस बेल्ट पे और इस बेल्ट से ऊपर कॉम्ब से बाहर मेटेलिक सरफेस के ऊपर। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अब आगे बढ़ते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो बेल्ट कन्वेयर बेल्ट के ऊपर टॉप सरफेस पे एक्यूमुलेट हुए। यहाँ से जब वो ऊपर तक गए तो इस कॉम्ब शेप निडल की हेल्प से वो इस आउटर स्फीयर पे आए और धीरे धीरे आउटर स्फीयर पे क्या है कि पॉजिटिवली चार्ज एक्यूमुलेट होने लगा, पूरा पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होने लगा। अब मान लो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर ये जो आउटर बाउंड्री सरफेस है वो ग्राउंड की जाती है। तो ये पॉजिटिव और ये ग्राउंड, तो दोनों में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। अब क्या किया कि मान लो ये पोटेंशियल डिफरेंस सफिशिएंटली हाई है, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक पहुँच गया, तो उस पोजीशन पे यहाँ पर एक जो आयन सोर्स लगा हुआ है और ये जो ट्यूब है इस ट्यूब के टॉप में जो है वो एक आयन सोर्स है। यहाँ से क्या होगा, एक आयन इजेक्ट आउट होगा। जब एक आयन इजेक्ट आउट होगा तो क्या होगा कि ये आयन जो है इस पॉजिटिव, अब आयन जो है वो भी पॉजिटिव, यहाँ पर पोटेंशियल क्या है पॉजिटिव, तो इस पॉजिटिव मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पोटेंशियल की हेल्प से यहाँ पर जो आयन आया है दैट विल बी एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स दिस साइड, और ये एक्सेलरेट होके सीधा पाइप से दूसरी जगह जाएगा, बाहर निकलेगा और टारगेट या न्यूक्लियस पे हिट करेगा सीधा जाके। ठीक है, तो दिस इज द वेन डी ग्राफ जनरेटर। अब ये जो वेन डी ग्राफ जनरेटर है हम लोगों ने देखा कि किस तरह से काम करता है, तो इसके जो है वो एप्लीकेशन और ड्रॉबैक्स भी होंगे। तो अगर एप्लीकेशंस की बात करें तो क्या है कि बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज क्रिएट करने के लिए यूज़ में आता है, बट जो करंट की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। ये क्या करता है कि प्रोजेक्टाइल्स जैसे कि प्रोटॉन हो गया, ड्यूट्रॉन हो गया, इन सारों के लिए एक प्रोजेक्टाइल क्रिएट करने में हेल्प करता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन कैरी आउट करता है। मेडिसिन्स या मेडिकल फील्ड में बात करूं तो इस टाइप की बीम्स जो है वो कैंसर ट्रीट करने में भी यूज़ में आती हैं। कैंसर में जो भी डेड सेल्स हैं उनको रिमूव करने के काम में आती है। और ये जो स्टडी ऑफ कोलिजन एक्सपेरिमेंट जो है फिज़िक्स में,
उसको स्टडी करने के लिए भी काम में आती है। अब एडवांटेजेस हो गया या पोजीशंस हो गई। अब डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशन की बात करें तो पहला लिमिटेशन ये है कि ये बहुत लो इंटेंसिटी ऑफ करंट को प्रोड्यूस करता है इन कंपैरिजन टू वोल्टेज, क्योंकि वोल्टेज सेवरल ऑफ या मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, बट करंट जो है वो बहुत ज़्यादा कम रहता है। फिर ये जो पूरा वेन डी ग्राफ जनरेटर का कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ज़्यादा बल्की होता है और बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए उसको मेंटेन करना इतना आसान नहीं होता है। नेक्स्ट वन इज, अगर एयर की बात करें तो एयर में 3 मिलियन वोल्ट तक ही पोटेंशियल डिफरेंस करना पॉसिबल हो पाता है। उसके बाद क्या होगा, 3 मिलियन वोल्ट के बाद जो एयर है वो आयनाइज होना स्टार्ट हो जाती है। द नेक्स्ट वन इज कि जो इस टाइप के पार्टिकल एक्सेलरेटर हैं वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को ही एक्सेलरेट कर सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल फोटॉन्स हो गए, अल्फा पार्टिकल्स हो गए, इन सब को ही एक्सेलरेट कर सकता है। न्यूट्रल या नेगेटिव पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के काम में ये नहीं आएगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने ये देखा कि जो पार्टिकल एक्सेलरेटर है स्पेसिफिकली वेन डी ग्राफ जनरेटर में कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जो पार्टिकल है वो पार्टिकल और ज़्यादा क्या होता है, एक्सेलरेट होता है, उसके पास एनर्जी आती है और काइनेटिक एनर्जी आती है और अल्टीमेटली वो ट्यूब से बाहर निकलने के बाद टारगेट को सीधा हिट करता है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।